Civics थर्ड लेसन हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन किन लेवल्स में गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है पंचायती सिस्टम, जो कि लोकल लेवल कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद से आता है स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और उसी के साथ नेशनल लेवल गवर्नमेंट, जो कि पूरे मीन्स सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करती है और पूरे नेशन की जिम्मेदारी संभालती है। तो हमारे देश में जहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। अब यहाँ हम ये समझेंगे कि अगर हमारे स्टेट में कोई पानी से जुड़ी समस्या हो, कोई बीमारी से जुड़ी समस्या हो, सड़क से जुड़ी समस्या हो, तो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो स्टेट में ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों के लिए आगे बढ़े और इन समस्याओं को पहचाने और उन समस्याओं को दूर करे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है और इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों की और उस जगह की समस्याओं को सामने लाते हैं सरकार के। तो यहाँ पे अब एमएलए कौन है? तो स्टेट में एक स्टेट में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पे कोई भी स्टेट बटा होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे कि कम से कम 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है और उस रिप्रेजेंटेटिव को हम एमएलए कहते हैं। आसान शब्दों में विधायक कहते हैं। और जब ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुना जाता है और चुना जाने के बाद से मान लिया कोई 3 पार्टी इलेक्शन में खड़ी थी, उसमें से पहली पार्टी के 10 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, दूसरी पार्टी के मान लिया 5 चुने गए या 4 चुने गए, 4, और आखिरी पार्टी के 16 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। तो क्योंकि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 30 थी और सबसे अधिक तीसरी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, वो हैं 16 इन नंबर 16। तो ये पार्टी मेजॉरिटी में है और ये पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जहाँ की ये अपने लीडर को सीएम चूज करेगी। मतलब स्टेट में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जिस पार्टी के सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, वो पार्टी मेजॉरिटी कही जाती है और ये मेजॉरिटी पार्टी सरकार बनाती है और अपने नेता को सीएम घोषित करती है।
मुख्यमंत्री उस स्टेट या राज्य का। इसी के साथ उस गवर्नमेंट में जो दूसरी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, पहले 10 थे, दूसरे में 4 थे, तो ये जो इन दोनों में से जो अधिक है, जहां पे कि 10 हैं रिप्रेजेंटेटिव, ये ऑपोजिशन लीडर के रूप में काम करेंगी। मतलब सरकार के लिए गए फैसलों पे ये डिबेट करेगी कि कौन सा काम सरकार ने सही किया, कौन सा काम सही नहीं किया है। तो ये काम है ऑपोजिशन का, कि गवर्नमेंट के डिसीजंस पे डिबेट करना। अब यहाँ हम सीएम के बारे में जानेंगे। चीफ मिनिस्टर, जैसा हमने बताया कि चुना गया है किसी एक पार्टी जो कि मेजॉरिटी वोट्स से चुन करके आई है, और उस पार्टी के लीडर को मुख्यमंत्री चुना जाता है, और मुख्यमंत्री अपने अनुसार अपने एमएलएस में से मिनिस्ट्री डिवाइड करेगा। मतलब अपने चुने गए एमएलएस को अपने पसंद से मंत्रालय देगा, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट या पीडब्ल्यूडी। तो ऐसे ऐसे अपने अनुसार सीएम एमएलएस को मिनिस्ट्री देगा। जैसा कि हमने देखा, सीएम स्टेट में मेजॉरिटी पार्टी के द्वारा चुने गए लीडर सीएम बनते हैं। उसी के साथ स्टेट में जो सबसे हेड होता है उसको गवर्नर कहते हैं। हेड अथॉरिटी जो कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करता है और राज्य को कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के नियमों का पालन कराने का मुख्य काम गवर्नर को सौंपा जाता है। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट में गवर्नमेंट उसी तरीके से हेड है जैसे कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट और पीएम। तो यहाँ गवर्नर का यही काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजों को, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल्स को खुद भी फॉलो करें और स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो कराने का काम करें। डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ये स्टेट लेवल पे होता है। ये असेंबली वो है जहाँ पे कि चुने गए एमएलएस बैठते हैं और लोगों के समस्याओं पे चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। तो यहाँ पे हम वही एग्जाम्पल ले लें जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कोई एक बीमारी ले लें जैसे कि डायरिया है, तो इस पे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बीमारी अधिक फैली हुई है और इस बीमारी से लड़ने के लिए वहाँ के एमएलए या वहाँ के नेता ने क्या चीजें अपने एरिया, अपने शहर में दे रखी हैं और किन चीजों की कमी है। तो इन परिस्थितियों का या इन चीजों पे बहस लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है और जो कमियां रहेंगी उनके लिए फंड असेंबली में पास किया जाता है और फिर उन दिक्कतों से लड़ने का एक गवर्नमेंट के थ्रू बजट पास होता है और फिर ऐसे ऐसे करके एक करके लोगों की समस्याओं का सलूशन कहीं ना कहीं
लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ के मेंबर्स के थ्रू निकाला जाता है। और उसी समय ऑपोजिशन लीडर भी क्रॉस क्वेश्चन या डिबेट, जो पार्टिसिपेटिंग या एक्टिव एमएलएस हैं जो कि गवर्नमेंट में हैं, उनसे बहस करते हैं कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो ये यहाँ पे बड़ा एक अहम रोल होता है ऑपोजिशन लीडर्स का, नहीं तो फिर इनके फैसलों पे क्रॉस क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होता। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इस टॉपिक में कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में किन समस्याओं पे कौन सा फैसला लिया गया है, ये सरकार लोगों को, क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है, तो ये सरकार का एक मुख्य कामों में से एक है जहां की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को ये बताते हैं कि सरकार ने किन चीज़ों पे कौन से फैसले लिए हैं और क्या ये फैसले लोगों के भलाई के लिए हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट काम करती है। उसी तरीके में सरकार का ये सबसे पहला काम है कि लोगों के और उस स्टेट में क्या दिक्कतें हैं उनको सामने लाए और चीफ मिनिस्टर उस पे अपनी राय रखें, उस काम को, उस समस्या को कितने दिनों में हल कर दिया जाएगा, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों के सामने लाए। और कही गई बातें अगर सही रूप से नहीं कार्यरत हुई तो ऑपोजिशन लीडर क्रॉस क्वेश्चन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑपोजिशन लीडर्स लोगों को ये बताते हैं कि कैसे सरकार ने फैसले कुछ और लिए हैं, लेकिन सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने असल में कार्य कुछ और किए हैं।